सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं सुनील वर्मा ध्येय आईएएस टीम की ओर से आपका स्वागत करता हूं ध्येय टीवी पर। हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर्स के अपने प्रोग्राम पर, जैसा कि हम प्रतिदिन करते आए हैं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी महत्वपूर्ण संस्था पर जिसके ऊपर जिम्मेदारी है हमारे आपके द्वारा दिए गए टैक्स के पैसे के खर्च की अकाउंटिंग की और उसकी रिपोर्टिंग की, ताकि हमें पता चल सके कि सरकारें या उनकी संस्थाएं हमारे पैसे का दुरुपयोग तो नहीं कर रही। इस संस्था का नाम है CAG, जिसे हम कैग के नाम से भी जानते हैं। आज फिर से यह पद चर्चा में है, तो आज के वीडियो में हमारा डिस्कशन होगा कैग पर। हमारे संविधान में अनेक संवैधानिक पदों की व्यवस्था कार्यपालिका की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए की गई है। इस प्रकार का महत्वपूर्ण पद एक जो है वह है कैग। इसके महत्व को व्याख्यायित करते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी खुद कहते हैं कि भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक अर्थात कैग संभवतः भारत के संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी है। वह ऐसा अधिकारी है जो यह देखता है कि संसद द्वारा अनुमन्य खर्चों की सीमा से अधिक धन खर्च ना होने पाए या संसद द्वारा विनियोग अधिनियम में निर्धारित मदों पर ही धन खर्च किया जाए। कुल मिलाकर इसका क्रक्स ये है कि यह वह अधिकारी है जिसके ऊपर जिम्मेदारी है भारत में होने वाले उस खर्चे को देखने की, जो चाहे वो केंद्र सरकार हो या फिर राज्य सरकार हो या फिर उनकी संस्थाएं हों, वह ये देखने का प्रयास करती है कि कहीं हमारे पैसे का दुरुपयोग तो नहीं किया जा रहा। अगर दुरुपयोग किया जा रहा है तो वह अपनी रिपोर्ट के माध्यम से पूरे देश को सूचित करेगा। इसी के कारण डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इस पद की जो है कि महिमा कुछ इस रूप में व्याख्यायित की है। कैग भारत की संचित निधि, प्रत्येक राज्य केंद्र शासित प्रदेश जिनकी विधानसभा है कि संचित निधि से संबंधित खातों के सभी प्रकार के खर्चों का परीक्षण करता है। अर्थात यह भारत सरकार के साथ साथ राज्य सरकारें और उन केंद्र शासित प्रदेशों की जो जहां पर विधानसभा है उनकी संचित निधि से जो भी खर्च होते हैं उन सभी खर्चों का क्या करता है, ये परीक्षण करता है। यह भारत सरकार की आकस्मिक निधि और सार्वजनिक खाते के साथ साथ राज्यों की आकस्मिक निधि और सार्वजनिक खाते के खर्चों का भी परीक्षण करता है। अर्थात यह केवल संचित निधि को नहीं देख रहा, यह आकस्मिक निधि और सार्वजनिक खातों पर भी क्या कर रहा है, नजर रख रहा है। कुल मिलाकर वो सभी पैसे जो हम और आप सरकार को देखते हैं उन सभी को देखने का प्रयास जो है कि कैग के द्वारा किया जाता है और उस पर काफ़ी बारीक नज़र कैग के द्वारा रखी जाती है। यह आवश्यक होने पर केंद्र या राज्यों के राजस्व से वित्त पोषित होने वाले निकायों, प्राधिकरणों, सरकारी कंपनियों और निगमों की भी आय व्यय का परीक्षण करता है। अर्थात जब लगता है कि हमें किसी ऐसे निकाय, प्राधिकरण या किसी कंपनी का ऑडिट करना है जिसके राजस्व से का जो फंडिंग होता है या जिसको सहायता दी जाती है वो गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती है, तो यह कर सकता है। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के किसी भी विभाग के जो भी ट्रेडिंग होते हैं अर्थात व्यापार होते हैं, विनिर्माण होते हैं, जो लाभ हानि के खाते होते हैं, जो बैलेंस शीट होते हैं, सबका यह क्या करता है, ऑडिट करता है। अर्थात सरकार ने कहाँ पर कितना पैसा खर्च किया, उससे क्या हुआ, उसका जो है कि किस तरह से व्यापार आगे बढ़ रहा है। अर्थात वो जो अकाउंटिंग के संदर्भ में वो सभी चीज़ों को देखता है। अर्थात जहाँ भी पैसा सरकार खर्च करेगी उसकी ऑडिटिंग यह करेंगे। यह राष्ट्रपति या राज्यपाल
राज्यपाल द्वारा अनुशंसित किए जाने पर अर्थात कहे जाने पर किसी अन्य प्राधिकरण के खातों का भी ऑडिट करता है, जैसे कोई स्थानीय निकाय। अर्थात अगर राज्यपाल या राष्ट्रपति कहते हैं कि आप किसी ऐसे स्थानीय निकाय की अकाउंटिंग कर दीजिए जिसकी आप नहीं कर रहे थे, तो भी क्या कर सकता है, कर सकता है। यह राष्ट्रपति को यह भी सलाह देता है कि केंद्र और राज्यों के खाते किस प्रारूप में रखे जाएं जिससे क्या हो, पारदर्शिता बढ़े। अर्थात आप पैसे का लेन देन जो कर रहे हैं उसको किस तरह से रखा जाए, किस तरह से उसकी लिखा पढ़ी की जाए, ये भी क्या करते हैं, कैग ही बताते हैं राष्ट्रपति को। यह केंद्र के खातों से संबंधित रिपोर्ट राष्ट्रपति को देते हैं और राज्य के खातों से संबंधित रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपते हैं, और राष्ट्रपति और राज्यपाल इसको क्या करते हैं, राष्ट्रपति संसद में रखवाते हैं और राज्यपाल क्या करते हैं, इसको विधानमंडल के समक्ष रखवाते हैं। इसके अलावा कैग क्या करती है, लोक लेखा जो समिति है उसके मार्गदर्शक, सलाहकार और मित्र के रूप में भी क्या करती है, कार्य करती है। और इस तरह से अगर आप देखेंगे तो कैग और लोक लेखा समिति क्या करती हैं कि जो कार्यपालिका पैसे खर्च कर रही है उस पर नियंत्रण रखने का एक प्रयास करती हैं, जिससे हमारे आपके पैसे का दुरुपयोग ना हो पाए। भारत में कैग नामक इस संस्था का विकास एक दिन में नहीं हुआ है। इसका अगर आप विकास देखेंगे तो हमें जाना होगा ब्रिटिश कालीन भारत में, और समय देखना होगा 1858 का, और 1858 का ही वो समय था जब कैग का विकास हुआ भारत में। अगर आपको याद हो तो 1857 में एक बहुत बड़ा विद्रोह हुआ था, और इस विद्रोह के बाद भारत का जो प्रशासनिक नियंत्रण है वह ईस्ट इंडिया कंपनी से अंग्रेजों ने अपने हाथ में ले लिया। उसी समय इस पद की स्थापना की गई थी। इस पद पर सर्वप्रथम जो व्यक्ति जो बैठे थे उनका जो नाम था वह था एडवर्ड ड्रमंड, और इन्हीं को क्या किया गया था, सबसे पहले इस पद पर नियुक्त किया गया था। अगर इसको देखें तो इनका नाम फिर जो है कि 66 में, फिर 84 में इनका नाम परिवर्तित किया गया, लेकिन कहीं ना कहीं कैग ही आपको वहाँ पर भी जानने को मिलेगा। मैंने लिख दिया, PDF में उसको पढ़ लीजिएगा। लेकिन इसमें के बाद क्या होता है, अगर हम देखें इनकी स्थापना के बाद जो एक्ट आता है जिससे इनको मजबूती मिलती है, वह पहला एक्ट है भारत सरकार अधिनियम 1919, और इसके तहत इसको वैधानिक दर्जा प्रदान किया जाता है और इसको सरकारी नियंत्रण से मुक्त कर दिया जाता है। ध्यान दीजिएगा, पूछा जा सकता है आपसे ऐसा कब किया गया था। वहीं भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा जब हमने संघीय ढांचे का विकास किया तो इसके तहत प्रांतीय लेखा परीक्षकों का भी हमने प्रावधान किया, अर्थात स्टेट लेवल पर जो लेखा परीक्षक हैं उनकी नियुक्ति की भी हमने बात की। उसमें के द्वारा भी क्या किया गया, जो हमारा कैग उस समय थे उनके अधिकारों की बढ़ोतरी की गई, और साथ ही साथ जो कार्यपालिका है उस पर नियंत्रण लगाने का प्रयास किया गया। 1936 में इससे संबंधित नियमों को, कार्यों को, प्रावधानों को सबके सामने रखा गया, जो निकला किससे था, भारत सरकार अधिनियम 1935 से। अर्थात इसके द्वारा जो वर्ष 1936 में एक आदेश के माध्यम से बता दिया गया क्या कर सकता है, क्या क्या उसके अधिकार हैं, क्या क्या उसके दायित्व हैं, किन किन विभागों से वो किस तरह से पैसा जो है कि पैसे की अकाउंटिंग कर सकता है, ये सभी चीजें बता दी गई। आजादी के बाद इस पद को, महत्व को देखते हुए इसको हमने संवैधानिक पद के रूप में स्थापित किया, और आज हमारे संविधान का एक स्वतंत्र प्राधिकरण है। हालांकि यही स्वतंत्र प्राधिकरण पे अभी कुछ देर बाद हम लोग थोड़ा सा उंगली भी उठाएंगे। आज इस संस्था के माध्यम से संसद, विधानसभाओं, अन्य सार्वजनिक प्राधिकरणों की जवाबदेही सुनिश्चित की जाती है और संबंधित रिपोर्ट के माध्यम से जानकारी लोगों तक पहुंचती है। यदि आपको याद हो तो 2G स्पेक्ट्रम का जो केस आया था, या फिर कांग्रेस पर जो घोटाले का आरोप लगा था लगभग 2 लाख करोड़ रुपए का, वह यहीं से निकल कर आया था। तो आप समझ सकते हैं कि यही रिपोर्ट थी जिसने कांग्रेस को हराने में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो इसके रिपोर्ट का असर कितना ज़्यादा है। कैग एक स्वतंत्र संस्था के रूप में कार्य करता है और इस पर कोई सरकार का नियंत्रण नहीं रहता, कहने को ही कहा जाता है। हालांकि कई समीक्षक इसके थोड़ा सा बियॉन्ड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं आगे चलकर मैं बताऊंगा। स्वतंत्र भारत के जो प्रथम महालेखा निरीक्षक परीक्षक थे वह थे बी नरहरि राव, और इनका जो कार्यकाल था वह 1948 से लेकर 1954 तक था। वहीं जो दूसरे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक थे वह थे AK चंद जी, जो 1860 तक इस पद पर बने रहे। अब जो है कि इस पद पर जो 14वें नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के रूप में जो नियुक्ति हुई है, यह हुई है गिरीश चंद्र मुर्मू की, जो कि आज से है, अर्थात
अर्थात 8 अगस्त से अपना कार्यभार इन्होंने संभाल लिया है। गिरीश चंद्र मुर्मू यह 1985 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अफसर हैं जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं और ये गुजरात कैडर से बिलोंग करते हैं। 31 अक्टूबर 2019 को इनको जम्मू कश्मीर के पहले एलजी के रूप में इनको पद का भार दिया गया था और लगभग 9 माह तक उन्होंने उस पद पर कार्य किया। कैग की जो नियुक्ति होती है और कार्य होती हैं, जो शक्तियां होती हैं, उनके बीच विषय में जो हमने संवैधानिक प्रावधान किए हैं, थोड़ा सा आप उन पर भी नजर डाल लीजिए। यह आपकी प्रारंभिक परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 148 में कैग की नियुक्ति, उनकी शपथ और सेवा शर्तों का उल्लेख है। वहीं जो है कि अगर आप देखेंगे तो अनुच्छेद जो है 149 में कैग के कर्तव्यों और शक्तियों से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। वहीं अनुच्छेद 150 में संघ और राज्यों के खातों का विवरण राष्ट्रपति के अनुसार अर्थात कैग की सलाह पर रखने की बात कही गई है। अर्थात ऐसा कोई सरकार, कोई भी जो है कि संगठन नहीं कह सकता कि हमें विवरण नहीं रखना है, क्योंकि अनुच्छेद 150 में इसको कह दिया गया। अनुच्छेद 151 में संघ के खातों से संबंधित कैग की रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी जाएगी, जो संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएंगे, यह बात कही गई है। वहीं 279 में शुद्ध आय की गणना कैग द्वारा प्रमाणित की जाती है, अर्थात कितना आय हुआ, और यह जो प्रमाणित किया जाता है अंतिम प्रमाण पत्र माना जाता है। तीसरी अनुसूची के धारा 4 में कैग और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रावधान है। आखिर वो कौन सी शपथ लेंगे, इसकी बात की गई है। 6वीं अनुसूची के अनुसार जो जिला परिषद बनाए जाते हैं, जो क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना की जाती है, उनके खातों को राष्ट्रपति या सीएजी अनुमोदित प्रारूप के अनुसार रखा जाना चाहिए। इसमें यह कहा गया है कि जो यह जिला परिषद होती हैं, क्षेत्रीय परिषद होती हैं, इनको भी क्या करना होगा कि किस रूप में, किस प्रारूप में वह अपने अकाउंट को रखेंगे, इसकी भी जो है कि अनुमोदन किसके द्वारा जी किया जाता है, राष्ट्रपति या फिर सीएजी के द्वारा। कैग की जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और आपको पता है जब कहा जाता है कि कैग की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है तो इसके क्या मायने होते हैं, और इसका जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी इन दोनों में से पहले हो उसके अनुसार होता है। अर्थात किसी का कार्यकाल अगर 65 वर्ष से पहले 6 वर्ष का पूरा हो जा रहा है तो 6 वर्ष कार्यकाल पर रहेंगे, या फिर किसी का आयु 65 वर्ष से अधिक हो जा रही है तो उनको फिर पद छोड़ना होगा। कैग का वेतन और अन्य सेवा शर्तें नियुक्ति के बाद कम नहीं की जा सकती। यह इसलिए कहा गया है ताकि कैग जो है कि कैग पद पर बैठा हुआ व्यक्ति स्वतंत्र निर्भीक होकर क्या कर सके, अपनी रिपोर्टिंग कर सके। इन्हें राष्ट्रपति द्वारा केवल संविधान में दर्ज प्रक्रिया के अनुसार हटाया जा सकता है, जो कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के तरीके के समान है। अब मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आखिर यह जो मैंने कहा इसका क्या मतलब है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कैसे हटाया जाता है, तो उसी आधार पर किसको हटाया जाएगा, कैग को। यह प्रक्रिया आप मुझे कमेंट में बताइए। इस पद से सेवानिवृत्त इस्तीफा देने के बाद कैग के संदर्भ में कहा गया है वह भारत सरकार या किसी भी राज्य सरकार के अधीन किसी भी कार्यालय का पदभार नहीं ले सकते। हालांकि उनको विधायक और सांसद बनने में कोई दिक्कत नहीं है। कैग का जो कार्यालय होता है, इसका जो पूरा प्रशासनिक व्यय होता है, उनके वेतन, भत्ते, पेंशन सभी जो इसमें शामिल होती हैं, उन खर्चों को भारत की संचित निधि पर डाला गया है। अर्थात इसका मतलब है कि इनके खर्चों में कटौती नहीं की जा सकती। इस पर मतदान नहीं हो सकता कि नहीं पैसा ज़्यादा खर्च हो रहा है उसको हम कम कर लेते हैं। कैग को दी गई जिम्मेदारियों का निर्वहन किया जाता है, लेकिन कई बार ऐसे भी कई अन्य कारण हैं जिनके कारण इस चर्चा से रहा है। अब थोड़ा सा इससे टॉपिक से जो मैंने इनके संवैधानिक प्रावधान थे, इनकी नियुक्ति थी, शक्तियां थी, उससे अलग आपको लेकर चलता हूं। भारत के 11वें नियंत्रक महालेखा परीक्षक विनोद राय थे। इन्होंने यूपीए गवर्नमेंट पर लगभग 2 लाख करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था, जिससे उस समय की सरकार ने आधारहीन बताया था। लेकिन बात क्या हुआ, पूरा उठा। विपक्ष ने इसको अच्छी तरीके से कैश किया, अच्छा दबाव डाला, मामला फिर जो है कि सीबीआई की कोर्ट में पहुंचा और आरोप सिद्ध नहीं हुआ। और वहां पे जज ने कई बार यह कहा कि सीबीआई जीरो एविडेंस देने में फेल हुई है, अर्थात
खिलाफ कोई सबूत नहीं दिया गया। और इसी के कारण जब इन्होंने यह जो रिपोर्ट दी थी, इसी रिपोर्ट के आधार पर कांग्रेस हारी। कई लोग मानते हैं कि कांग्रेस को हराने में विनोद राय की यह जो रिपोर्ट थी काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। और कई लोगों ने, नेताओं ने आरोप लगाया कि विनोद राय ने सरकार को बदनाम करने के लिए सिर्फ ऐसा किया है, क्योंकि वह यह नहीं बता सके कि आखिर जो उन्होंने कैलकुलेशन की, इतने पैसे बड़े घोटाले के, वो कहाँ से, उसका आधार क्या है। लेकिन क्या हुआ जो है कि जब चुनाव हुए तो उसमें कांग्रेस को हार खानी पड़ी, और उसके पीछे हम कैग की भूमिका, महत्व को हम समझ सकते हैं। उसके अलावा पिछले साल भी एक ऐसा ही मुद्दा उठा था। पिछले साल विपक्ष ने नियंत्रक और महालेखा परीक्षक राजीव महर्षि से अनुरोध किया था कि वह जो 36 राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद की प्रक्रिया का जो ऑडिट किया जा रहा है, उससे खुद को अलग कर लें। इसलिए अलग कर लें क्योंकि तत्कालीन वित्त सचिव के स्तर पर वही थे जिन्होंने राफेल जो डील हुई थी उसका ये हिस्सा बने थे। अर्थात कहा गया कि आप वही वित्त सचिव, उस समय वित्त सचिव थे जब राफेल की डीलिंग हो रही थी, तो आप ही जब ऑडिटिंग करेंगे तो उसमें पारदर्शिता कैसे आएगी। और इसी कारण विपक्ष का कहना था कि उन्हीं द्वारा ऑडिट करवाया जाना जो कि इस डीलिंग के पार्ट रहे, यह गलत है। दो चीजें समझिए, पहला विनोद राय वाला जो केस है उसको समझिए, दूसरा यह वाला केस देखिए। इसके अलावा कैग द्वारा कई बार यह भी आरोप कहा जाता रहा है कि कैग यह कहता है कि कार्यपालिका मनमानी करती है, वहीं कार्यपालिका यह कहती है कैग के संदर्भ में कि कैग क्या करता है, सरकार के नीतिगत फैसले में हस्तक्षेप करता है। अब देखिए यहां पर हमको यह समझना है कि दो पद हैं। कौन से पद? एक है कैग का पद, दूसरा पद है कि जो आपका कार्यपालिका का पद है। तो जितने पद हैं सभी की जिम्मेदारी क्या है, संविधान के मूल्य के अनुसार चलाने की बात की गई है। लेकिन कई बार ऐसी चीजें आई कि जब कैग ने जो है कि अपनी सक्रिय भूमिका, अति सक्रिय भूमिका दिखाई, और कई बार ऐसा हुआ जब जो है कि कैग ने अपनी भूमिका को काफी सीमित किया। हाल ही में आई एक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि हाल के वर्षों में कैग की रिपोर्ट की संख्या में, ध्यान दीजिएगा, कमी आई है। इसी के साथ ये भी कहा गया है कि रिपोर्ट प्रस्तुत करने में भी देरी हुई है, और कई बार रिपोर्ट में प्रस्तुत करने में जो देरी है वो 16 से 18 माह की है। कुछ रिपोर्ट के संदर्भ में तो लगभग 2 साल की देरी बताई जा रही। अर्थात कैग, जिसको ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो लोगों के, सरकार के पैसे खर्च करने के तरीके पर नियंत्रण रखेगी, जब वह क्या करे, किसी पॉलिटिकल इंटरेस्ट से अगर कभी काम कर ले, और जैसा कि विनोद राय पर आरोप लगाता है विपक्ष, या फिर क्या करें कि कैग के पद पर कोई ऐसा व्यक्ति बैठ जाए जो कि क्या करे, सरकार के हिसाब से चीजों की फाइलिंग करे, सरकार के हिसाब से फाइलों को प्रेजेंट करे, और उसको विलंब किया जाए, लेट किया जाए, तो आप समझ सकते हैं कि फिर क्या होगा, किस प्रकार की संवैधानिक चुनौती उत्पन्न होगी। अब कहा इस देरी के पीछे पूछा गया कि कारण क्या है कि इतने जो है कि 16 से 18 माह तक ये रिपोर्ट क्यों लेट हो जाती है। तो बताया गया इसके पीछे कारण है ग्राफिक्स, अर्थात जो उसमें डिजाइनिंग वगैरह होती है, तस्वीर डाली जाती है, प्रिंटिंग होती है, इससे संबंधित। लेकिन दो चीजों को समझिए, नोटबंदी और रफाल सौदे में भी कैग की जो रिपोर्ट आई थी वह देरी से पेश हुई थी, और उस समय लगभग 60 अधिकारियों ने पत्र लिखकर कैग की रिपोर्ट में देरी के मुद्दे को उठाया था, और यह भी आरोप लगाया था। 60 अधिकारी हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, यह अधिकारी, इन्होंने कहा था कि यह रिपोर्ट इसलिए लेट किया गया जिससे वर्ष 2019 के चुनाव में सरकार को उसकी जवाबदेही से बचाया जा सके। आप एक डेटा देखिए, वर्ष 2014 से 2019 के बीच 42 रिपोर्ट ऐसी थी जिनके पेश होने में 90 दिन से अधिक की देरी हुई, अर्थात 3 माह से अधिक देरी हुई। अब आप खुद समझिए कि एक बार जब पैसा खर्च हो गया है, उसकी रिपोर्ट आनी है, तो रिपोर्ट बनने में ही समय लगता है, फिर उसको पेश होने में और समय लगे तो मुद्दा कितना जो है कि क्या हो जाएगा, पुराना पड़ जाएगा, और सभी चीज़ें क्या हो सके होंगी, भूल चुकी होंगी। खैर, अगर हम थोड़ा सा रिपोर्ट देखें कि कब कितनी रिपोर्ट आई, तो इस डेटा पे थोड़ा सा नजर देखिए कि वर्ष 2010 से 11 के बीच कैग ने 221 ऑडिट रिपोर्ट तैयार किया था। कितना? 2010 से 11 के बीच 221। 2011-12 में इनकी संख्या 137 हो गई, 2013-14 में 134 हो गई, 2014-15 में 162 हुई, 2015-16 में 188 हुई, 2016-17 में 150, और 2017-18 में मात्र और मात्र 98 रिपोर्ट तैयार की गई, और
18-19 में अगर हम देखेंगे तो 73। अर्थात ध्यान दीजिएगा, फिर से कंफ्यूज मत होइएगा, 2017-18 में 98, 2018-19 में 73 रिपोर्ट तैयार की गई। तो कुछ लोगों ने इसके आधार पे कहा कि भैया कैग उस समय तो बहुत सक्रिय हुआ करता था जब कांग्रेस की सरकार थी, अब इतनी सक्रियता क्यों नहीं, रिपोर्ट इतनी कम क्यों आ रही है। फिर कई समीक्षकों ने कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, कम संख्या और रिपोर्ट की संख्या कम होना कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। लेकिन कुछ ने कहा कि नहीं, ये बहुत बड़ा इशू है। क्यों इशू है? कहें कि रिपोर्ट जब कम आएगी तो जनता कम जानेगी, और जनता कम जानेगी तो सरकार पर नियंत्रण क्या होगा, कम होगा। वहीं जो है कि पूर्व डिप्टी सीएजी अनुपम कुलश्रेष्ठ का कहना है कि रिपोर्ट की संख्या कम होना चिंताजनक नहीं है, यदि ध्यान दें, यदि रिपोर्ट जो आ रही है उसकी क्वालिटी अच्छी है। प्रश्न आएगा, क्वालिटी कौन डिसाइड करेगा अच्छी है या नहीं है, और कैसे हम कह सकते हैं कि जो रिपोर्ट अगर ज़्यादा आएगी तो क्वालिटी उसकी खराब की जाएगी। तो कई प्रकार की इस पर डिबेट हो सकती हैं। और इसके साथ साथ जो है कि ऐसा नहीं कि जो है कि जो सीएजी है या जो कैग है वो सब कुछ करने में सक्षम है। जैसे एक उदाहरण मैं आपको देता हूं, कई बार कैग जो है कि खुद सक्रिय होकर बहुत कुछ करना चाहता है, उसको जो है कि सरकार की तरफ से अनुमति नहीं मिलती। जैसे कई बार कैग ने बैंकों की जो ऑडिटिंग होती है इसकी भी बात कही, और यह कहा कि जो है कि हम बैंकों की ऑडिटिंग करना चाहते हैं, लेकिन बैंकों की ऑडिटिंग करने के लिए क्या करना होगा कि इसके लिए सरकार को जो है कि कानूनी परिवर्तन करने होंगे। अर्थात जो सीएजी एक्ट है 1971 का, उसमें परिवर्तन करके यह कहना होगा कि जो है कि सीएजी क्या कर सकती है, बैंकों की ऑडिटिंग कर सकती है। फिर इस पर कई बार हो हल्ला मचा, और जो है कि बैंकों ने कहा इससे तो हमारी कार्यप्रणाली प्रभावित होगी, हम पर काफ़ी दबाव रहेगा ऑडिटिंग से लेकर हर चीज का, हम जो है कि लोगों को लोन नहीं दे पाएंगे, कई तरह, तो ये नहीं कर पाए। अगर सोचिए, बैंकों में जो इतने बड़े बड़े एनपीए होते हैं, जो इतने बड़े घोटाले होते हैं, लोग लेकर पैसा भाग जाते हैं, कैग अगर कर पाता तो कहीं ना कहीं उसकी भी रिपोर्ट, जैसे आरबीआई की रिपोर्ट आती है, कैग की भी समय समय पर आती रहती, तो हमें ये भी पता चलता कि आखिर फेल्योर सिस्टम का कहां पर है। खैर, अगर देखिए, अब इसके अलावा थोड़ा सा चुनौतियों को हम समझते हैं कि आखिर कैग इसके अलावा कौन कौन सी चुनौतियों को टैकल कर रहा है। अब देखिए है क्या है, इस समय जो कैग है इसके ऊपर कार्य का जो बोझ है वो काफी ज्यादा है। इस समय तो कहा जा रहा है कि चूंकि कैग न सिर्फ जो उसको पुरानी जिम्मेदारियां दी गई थी वह कर रहा है, बल्कि वह जो पीपी मॉडल पर जो सार्वजनिक निजी भागीदारी जो परियोजनाएं चलाई जाती हैं PPP के आधार पर, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के आधार पर, उसकी भी ऑडिटिंग करता है। तो जो है कि कैग के पास क्या है, कार्य का बोझ बहुत ज्यादा है, इसको कम किए जाने की आवश्यकता है। दूसरा, कैग को यह कहा गया है कि वो किसी भी सरकारी कार्यालय का निरीक्षण करने और खाता मांगने का अधिकार रखता है, लेकिन अगर व्यवहारिक तौर पर देखें तो कैग को ये सब सुविधाएं नहीं मिलती। अगर वह सरकारी कार्यालयों से दस्तावेज की डिमांड भी करते हैं तो उनकी आपूर्ति लेट की जाती है, ताकि जो है कि रिपोर्ट क्या हो सके, सही से तैयार ना हो सके। तो इसमें क्या दिखाई देता है कि कैग के पास उतनी पावर नहीं है जितनी क्या हो कि होनी चाहिए। इसी के साथ कहा गया है कि जो कैग की जो कार्यपालिका है, कैग जो है इस पर कार्यपालिका क्या करती है, अपने पसंद के व्यक्ति को स्थापित करती है, और ऐसा विश्व में कहीं और नहीं होता। क्योंकि अब सोचिए कि अकाउंटिंग की जिम्मेदारी उसी व्यक्ति की है जो कि उन्हीं के द्वारा चुना गया है, उसमें विपक्ष की कोई भूमिका नहीं है, तो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, चुनौतियां बढ़ जाएंगी। समीक्षकों का मानना है कि जो कैग की नियुक्ति है वह मुख्य सतर्कता आयु के जैसी होती है वैसी होनी चाहिए। तो अब आपके लिए एक और प्रश्न है कि मुख्य सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति कैसे होती है, कौन कौन इसमें शामिल होता है। तो लोग कह रहे हैं कि भैया जब कैग इतना इंपॉर्टेंट पद है तो इनकी भी नियुक्ति के लिए ऐसे प्रावधान करो जिससे पारदर्शिता क्या हो, बना रहे। ये भी एक चुनौती है इनके पास सामने कि भारत में जो है कि कैग का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है, जबकि दूसरे देशों में जैसे यूके में देखें 10 वर्ष, अमेरिका में 15 वर्ष का होता है। तो इससे क्या होता है कि अकाउंटिंग की प्रक्रिया को पूरा सेट करने के लिए, उसके रिपोर्ट का एनालिसिस करने के लिए इनको ज़्यादा समय मिलता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि नहीं ऐसा है कि समय ज़्यादा होगा तो क्या कहते हैं ज़्यादा अच्छी क्वालिटी आएगी, लेकिन फिर भी हाँ, एक तर्क ये भी दिया जाता है कि हमारे जो
कैग का जो कार्यालय है उस पर जो बैठे हुए व्यक्ति हैं उनको कम समय मिलता है और इसके वजह से क्या होती हैं, कई बार चुनौतियां आती हैं। इसके अलावा अभी अगर हम देखें तो सरकारी धन और भ्रष्टाचार के कई आरोप सामने आते हैं। अब आप कहेंगे इस सरकार पर तो नहीं लगे, तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि जो छोटी मोटी लगी वो पता भी हम लोगों को नहीं चली। तो कहीं ना कहीं ये है कि कहा जा रहा है कि जो भ्रष्टाचार है वो तेजी से फैल रहा है, इसलिए ये लोग कह रहे हैं कि कैग को जो अपनी ऑडिट का जो सिस्टम है उसमें थोड़ा परिवर्तन करना चाहिए, जिससे क्या हो सके, वो अधिक इफेक्टिव हो सके, अधिक पारदर्शी हो सके, वह जो है कि रिपोर्ट तुरंत दे सके और रिपोर्ट का प्रारूप ऐसा हो जो जनता तक पहुंच सके, ना कि सिर्फ संसद तक क्या हो। अब आप कहेंगे तो इसकी तो जिम्मेदारी संसद द्वारा दी गई, संसद तक ही जाए, लेकिन कम से कम अगर आसान भाषा में हो तो क्या होगी, सभी लोगों तक वह पहुंच जाएगी। कई बार सरकारी संगठनों के पास ये भी देखा गया है कि उनके पास बहुत अच्छा प्रोग्राम होता है, आइडिया होता है अकाउंटिंग का, लेकिन क्या है कि कैग को जिम्मेदारी दी गई है तो कैग क्या करता, तालमेल नहीं बिठा पाता। तो इसीलिए कहा गया है कि कैग को भी ये समझने की ज़रूरत है कि जो उनकी अकाउंटिंग का प्रणाली है उसमें अब काफ़ी ज़्यादा तकनीकी परिवर्तन अब आ चुके हैं। इसलिए यदि कभी लगता है कि कोई कंपनी, कोई ग्रुप, कोई संगठन अच्छी अकाउंटिंग कर रहा है तो उसके साथ जो है कि कोऑपरेट करना चाहिए। भारत का जो कैग है वह केवल महालेखा परीक्षक की भूमिका निभाता है, नियंत्रक महालेखाकार की नहीं, जबकि ब्रिटेन का कैग दोनों दायित्व निभाता है। इसका मतलब क्या है कि देखिए कि हमारे यहाँ क्या होता है, जब पैसा खर्च होने के बाद अकाउंटिंग की जाती है, और ब्रिटेन में क्या है कि बिना कैग की अनुमति के सरकारी खजाने से कोई पैसा नहीं निकाला जा सकता। तो कहा यह गया है कि आखिर कैग करता क्या है। कैग तो सिर्फ यही करता है ना कि उसने बता दिया कि पैसे कहाँ खर्च हो। तो दूसरी चीज इसमें एक स्टेप बढ़ के ब्रिटेन के संदर्भ में कहा जा रहा है कि वहां पे तो ऐसा है कि उसके, लेकिन इसमें थोड़ा सा दिक्कत आएगी। क्यों होगी कि देखिए भारत और ब्रिटेन का जो पूरा स्ट्रक्चर उसमें काफी अंतर है। हम ये नहीं कह सकते कि नहीं पहले आप कैग से अनुमति लो, क्योंकि कैग से अनुमति लेने की बात आएगी तो कैग और कार्यपालिका का संघर्ष बढ़ जाएगा। लेकिन इतना जरूर है कि कैग सिर्फ और सिर्फ क्या करे कि वह कुछ अपने राजनीतिक पूर्वाग्रहों से बचते हुए, उस पर जो आरोप लगते हैं, उस पर जो प्रश्न चिन्ह उठाए जाते हैं, उनको दूर करते हुए उसको दी गई जिम्मेदारियों का अगर शानदार तरीके से निर्वहन करता है तो कैग का पद वही होगा जिसकी व्याख्या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने शब्दों में की थी। और इस तरह से कैग का पद वह पद होगा जिसके ऊपर सबसे ज्यादा भरोसा हो। तो इस तरह से ये टॉपिक मैंने समझाने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।